अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोर्सेज के साथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका टीचर कोर्स कोऑर्डिनेटर रानासुर शहजाद अली। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सेमेस्टर का वीक नंबर 3 है, तो इसी मुनासबत से लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड जॉब रीडिज़ाइन। इस चैप्टर का बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि एक जॉब के अंदर, एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं या ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के लिए, जो उसके वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, या जिनकी वजह से इनके अंदर एक जज्बा, एक लगन, एक तड़प ऐसी पैदा हो कि वो अपने काज के साथ मुखलस हो जाएं, काम को शौक़ से करने लगें, स्किल को डेवलप करें और टू बी मोर प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और इसी तरह अगर आप समझते हैं कि ओल्ड जॉब डिज़ाइन जो है वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, चाहे वो फैसिलिटीज़ के हवाले से हो, चाहे वर्किंग ऑपरेशन के हवाले से हो, तो फिर आप ये समझते हैं कि अगर वो बेहतर नहीं है तो आप जॉब को रीडिज़ाइन करते हैं। कुछ नए प्रोटोकॉल उसके अंदर डाले जाते हैं, कुछ वर्किंग नॉर्म्स डाली जाती हैं जो कि अमूमी तौर पे हालात की जो नज़ाकत होती है उसके मुताबिक भी हो सकती हैं, या आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या आपकी वर्किंग टीम होती है उनके तकाज़ों को मद्देनज़र रख के भी इसमें तब्दीली की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे, बुनियादी तौर पे हमारी जो डिस्कशन होगी वो रिवार्ड एंड प्रोडक्टिविटी पे होगी। यानी यहाँ से एक चीज़ जो शो होती है कि ऑन द जॉब जो आपको रिवार्ड मिलता है, यानी आपका जो पे स्ट्रक्चर होता है या आपको इंसेंटिव की मद में जो पैसे दिए जाते हैं, बेसिकली इन सब का ताल्लुक आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ होता है कि आप जॉब पे रहते हुए कितनी एफ़र्ट करते हैं, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसी मुनासबत से फिर आपको रिवार्ड भी ज़्यादा दिया जाता है। तो अमूमी इदारों के अंदर जो रिवार्ड होता है या आपको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस के साथ होता है या ऑन द जॉब जो प्रोडक्टिविटी होती है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी एक ऐसी मैयर है कि जिसकी मदद से आपको ये अंदाज़ा होता है या इन चीज़ों का पता चलता है कि जब आपकी आउटपुट आपकी इनपुट से ज़्यादा हो तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी मोर देन वन होती है, और मोर देन वन प्रोडक्टिविटी जो है वो अदारे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस सूरत में अदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव, और मोर प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, उसके जो वर्किंग ऑपरेशंस हैं वो कंपनी के लिए एडवांटेजियस है, यानी उसको बेनिफिट दे रहे हैं। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी रेशो 1 से कम होती है तो ये उस चीज़ की अलामत होती है कि आपके ऑपरेशंस अच्छे नहीं जा रहे, तो वहाँ पे फिर ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि अपने वर्किंग ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया जाए, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किया जाए, वेस्टेज को कम से कम किया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, तो फिर हम अपने अदारे के उन ऑपरेशंस को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अदारे में प्रोडक्टिविटी का 1 से ज़्यादा होना बेहतर तस्वर किया जाता है और होना चाहिए भी। हर अदारा ये चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर हम देखेंगे हैप्पी एम्प्लॉइज़ आर मोर प्रोडक्टिव। जो एम्प्लॉइज़ अपने जॉब के साथ खुश होते हैं, अपने एम्प्लॉयर से खुश होते हैं, वर्किंग कंडीशन से खुश होते हैं, या उनको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, या जो उनको परक्विजिट्स दिए जाते हैं ऑन द जॉब, उससे मुतमईन होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं अदारे के लिए, ज़्यादा तगदो करते हैं, उसके साथ मुखलस हो जाते हैं और काम को इंजॉय करते हैं। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि किसी जॉब के अंदर इतनी अट्रैक्शन हो हर हवाले से, काम की नौइयत के एतबार से, काम की नेचर के एतबार से, वर्किंग ऑपरेशंस के एतबार से, स्किल्स के एतबार से, लर्निंग के हवाले से, और काम इस तरीके से हो कि वो टाइमिंग भी आपको सूट करती हो,
और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ना हो, और अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े ऑटोमेशन की तो चीज़ें ऑटोमेट तरीके से भी हो रही हों, तो यानी काम को करने की आसानी जब होगी तो फिर मोटिवेशन के बहुत सारे पहलू जो हैं उस जॉब में मौजूद होते हैं। जब पार और इंटरनल सेटिस्फेक्शन, हम ये देखेंगे कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन की पार क्या होती है, यानी इंसान जब इंटरनली सेटिस्फाई होता है किसी वर्किंग कंडीशन से या किसी जॉब से, तो डेफिनेटली उसका जो मूड होता है काम की तरफ वो बहुत बेहतर होता है। उसकी जो अप्रोच होती है अपने प्रोफेशन की तरफ, अपनी लर्निंग की तरफ या अपने स्किल्स को डेवलप करने की तरफ, वो मोर प्रोडक्टिव, मोर पॉजिटिव हो जाती है। द फैक्टर दे आइडेंटिफाई एज इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, फिर हम ऐसे फैक्टर्स की वजाहत करेंगे जो इंसान के अंदर या किसी जॉब के अंदर या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर इंसानों के अंदर मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं। और एंड फिर देखेंगे हाउ टू प्रैक्टिस द बेटर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं। और अगर आप महसूस करते हैं किसी इदारे के अंदर इन तमाम चीज़ों की कमी है या एम्प्लॉइज़ मोटिवेशन जो है उसको एक रवायत या प्रैक्टिस के तौर पे नहीं लिया जाता, तो फिर आपकी तरफ से ये सजेशन होनी चाहिए कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें और इसको रूटीन में शामिल कर लें। फिर लर्निंग आउटलाइन में हम ये चीज़ देखेंगे कि जॉब रीडिज़ाइन क्या है, यानी जॉब डिज़ाइन की हद तक तो आपको पता है। रीडिज़ाइन मीन कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी जो जॉब है उसके अंदर कोई फॉल्ट्स हैं, वर्किंग पैरामीटर्स जो हैं आपके पास, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं या वर्किंग प्रोटोकॉल्स आपके पास जो मौजूद हैं वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे या वो प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आ रही जो कि इदारे के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो फिर हमें वो जो जॉब स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो अमल के जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर उसको रीडिज़ाइन करें, उसके अंदर मज़ीद प्रोटोकॉल्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स शामिल करें जो जॉब की अफादियत पे, उसकी वर्किंग पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे या उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी पे असरअंदाज हो सकते हों, तो हम ऐसी चीज़ों को फिर या इस स्ट्रक्चर को जॉब रीडिज़ाइन का नाम देंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जॉब रीडिज़ाइन है क्या, फिर हम इसका प्रोसेस देखेंगे और फिर इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि अदारों को या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को जॉब को रीडिज़ाइन करने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। और एंड पे हमारा जो टॉपिक होगा हाउ टू मेक वर्क मीनिंगफुल फॉर द एम्प्लॉइज़, हम किसी काम को एम्प्लॉइज़ के लिए मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शामिल करने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको एग्जिस्टिंग जॉब में से या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में से अगर एरेडिकेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ज़ाहिरी तौर पे बात है फिर बेहतरी की गुंजाइश निकल आती है। पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी एक ज़ात के हवाले से एक इनफरादी शख्स के अपनी जो एम्बिशंस होती हैं, उसके जो अपनी लर्निंग की एम्बिशन होती है या एक कमाने की ख्वाहिश उसके अंदर होती है, उसको देखेंगे। फिर फुलफिलमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से एज अ होल उसकी लर्निंग्स क्या हो सकती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, और फिर इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का असरात जो कि किसी सोसाइटी पे हो सकते हैं, तो हम उसको भी समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है? इम्प्लाइज रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स दैट एक्नॉलेज इम्प्लाइज कंट्रीब्यूशन, यानी इम्प्लाइज को दिए जाने वाले बेनिफिट्स जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं, एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स या उनको एडमायर करने वाले ऐसे प्रोग्राम कि जिसमें उस एम्प्लाई की या उस वर्कर की जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, जो एफ़र्ट्स हैं, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, जो कि उसकी कंट्रीब्यूशन होती है कंपनी के अंदर गोल्स की अचीवमेंट के लिए, एंड शो एप्रिसिएशन फॉर देयर एफ़र्ट्स, और फिर ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत होती है कि उनके काम को अप्रिसिएट किया जाए। अगर कुछ लोग अदारे की बेहतरी के लिए, उसके वर्किंग प्रोटोकॉल्स को बेहतर करने के लिए काम करते हैं या इसकी वजह से कंपनी की एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। स्टूडेंट, मेक श्योर दैट कि हम कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर जब एफिशिएंसी का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनियां कम से कम कॉस्ट में वेस्टेज को कम करते हुए ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं।
एंड आर नेसेसरी फॉर अ हाई परफॉर्मिंग वर्क प्लेस, और हमारी ज़रूरत होती है कि हमारा जो वर्क प्लेस हो वो हाई परफॉर्मिंग हो, यानी वहाँ पे लोग अपनी बेहतरीन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए, बरोए कार लाते हुए, उनको प्रैक्टिस करते हुए अपने काम सर अंजाम देने की कोशिश करें। एंड हैप्पी एम्प्लॉइज़ एंड रिड्यूस्ड टर्नओवर, यानी एम्प्लॉइज़ को अगर एक जगह पे रहते हुए तमाम बेनिफिट्स मिलें, जो कि एक ड्यू रिस्पेक्ट, जिनकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है एम्प्लॉइज़ की, उसको उसकी बका के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और वैसे भी एम्प्लॉइज़ उस जगह पे खुश होते हैं जहाँ पे उनको जो फ़िज़ ज़माना जो कि रिवाज के मुताबिक या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो डेफिनेटली उस अदारे पर रहते हुए खुश होंगे, अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए काम करेंगे। और अगर आप ये महसूस करते हैं या एम्प्लॉइज़ महसूस करें कि उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उनको वो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स मुहैया नहीं किए जा रहे जो नॉर्मल प्रैक्टिस में हैं, जो उनके राइवल्स या कंपेटिटर इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देन फिर एम्प्लॉइज़ के अंदर ये सोच पैदा होती है कि वो अदारे को छोड़ने की तरफ तवज्जो करते हैं। यानी रिड्यूस्ड टर्नओवर तो उस सूरत हो सकती है कि अगर वो मुतमईन होंगे, और अगर आपके एम्प्लॉइज़ मुतमईन नहीं होते तो फिर जॉब का या लेबर टर्नओवर रेट जो है वो बड़ा हाई होता है। तो यहाँ से एक चीज़ का हमने अंदाज़ा लगा लिया कि रिवार्ड और प्रोडक्टिविटी, यानी दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं कि रिवार्ड एंड प्रोडक्टिविटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई एम्प्लॉई बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए, एक अच्छे मूड को इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स को अपने प्रोफेशन के अंदर बेहतरीन जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स उनको इस्तेमाल करते हुए जब रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फिर हकदार होते हैं कि उनको इसका रिवार्ड भी दिया जाए। और अगर एम्प्लॉइज़ के लिए रिवार्ड की स्ट्रेटजी ना हो तो फिर एम्प्लॉइज़ के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होगा कि वो अपनी सलाहियतों से बढ़ के, अपनी एफ़र्ट से बढ़ के या अपनी रूटीन प्रैक्टिस से बढ़ के काम करने की कोशिश करें। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन और रिवार्ड सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। रिवार्डिंग एम्प्लॉइज़ in an organization is that it's spur people to work harder, यानी उन लोगों को समझाया जाता है, लोगों के अंदर ये जज्बा, ये लगन पैदा की जाती है कि वो बेहतरीन काम करें, ज़्यादा मेहनत से काम करें, एंड बी मोर प्रोडक्टिव, और ज़्यादा से ज़्यादा अदारे के लिए प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, यानी अदारे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दें। देयर इज़ अ सेइंग दैट पीपल विल ऑलवेज वर्क हार्डर, अमूमी तौर पे ये कहावत तो मौजूद है कि लोग हमेशा ही मेहनत से काम करते हैं व्हेन दे नो दे आर एप्रिसिएटेड, यानी जब उनको पता हो या उनके जहन में ये चीज़ हो कि हर वो बंदा एफ़र्ट करने की कोशिश करता है कि जिसको ये एहसास हो कि उसके काम को सराहा जाएगा, उसके काम की प्रेज़ की जाएगी। और अगर प्रेज़ का पहलू ना हो या कोई इस तरह का रिवार्ड सिस्टम मौजूद ना हो, एग्जिस्ट ना करता कंपनीज़ के अंदर, तो कभी भी एम्प्लॉइज़ जो हैं इनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका ना मिले, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का और परफॉर्म करने की तरफ कभी भी उनका माइंड ना जाए। ये बेसिकली ये मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जो इनको राग़िब करते हैं उस चीज़ की तरफ के जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस या रूटीन का हिस्सा हो सकती हैं। अगर हम ये सिनेरियो यहाँ पे देखें जो डायग्राम दी हुई हैं एम्प्लॉई मोटिवेशन के लिए, ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले पर्पज़, यानी किसी मकसद का होना ज़रूरी है। मास्टरी, यानी उसका मतलब कि उसके अंदर एक स्किल हाई लेवल की मौजूद हो। अगर स्किल ज़्यादा अच्छी होगी तो पर्पज़ भी अच्छे सेट करके उसको अटेन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो होगी ऑटोनॉमी, यानी उसको अख्तियारात दिए जाएंगे अपनी किसी भी जॉब पर रहते हुए, उन अख्तियारात को इस्तेमाल करके वो अदारे की बेहतरी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अच्छी जो मैनेजमेंट एबिलिटीज़ उनके अंदर मौजूद हैं उनका मुज़ाहरा कर सकते हैं। अब अगर हम इनको तीनों चीज़ों को मुख्तलिफ पोटेंसीज़ में आपस में मिलाते हैं तो क्या चीज़ें वजूद में आती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर पर्पज़ और मास्टरी, यानी आपके पास एक स्किल भी मौजूद हो जो कि हाई लेवल पे हो और उस वक़्त आप एक अच्छा मकसद भी सेट कर लेते हैं, तो ये जो एरिया है जो दोनों के दरमियान का है, ये पिंक कलर जो बन रहा है ये शो कर रहा है डिसिप्लिन, यानी आपके अंदर इतनी तालीमी काबिलियत और एक्सपीरियंस हो और अच्छे मकासद का तयन कर लें, तो ये डिसिप्लिन के बेहतर होने की अलामत होती है। तो इसी तरह अगर हम मास्टरी, यानी लोगों की जो स्किल्स होती हैं, साइंटिफिक स्किल्स जो होती हैं चीज़ों को मैनेज करने की या हैंडल करने की, उसको अगर ऑटोनॉमी यानी अख्तियारात, ख़ुद कार अख्तियारात का मतलब है कि आपको इतने अख्तियारात दिए जाएँ कि कंडीशंस को देखते हुए
उसकी बेहतरी के लिए आप परफॉर्म कर सके। तो ये जो एरिया है इसको फिर आप डेडिकेशन का नाम देते हैं, यानी मास्टरी प्लस ऑटोनॉमी। अगर इन दो चीज़ों को मिला दिया जाए तो जो चीज़ वजूद में आती है उसको हम डेडिकेशन यानी आपका अखलास कह सकते हैं। इसी तरह अगर इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, जैसा कि ये एरिया आपके सामने बन रहा है जहाँ पे मास्टरी, पर्पस और ऑटोनॉमी तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं डिराइव। यानी ये वो पहलू होते हैं या वो थिंकिंग होती है जो आपके अंदर ये एहसास उजागर करती हैं कि आपको बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो किसी अदारे को प्रमोट करने के लिए हो सकता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पर्पस और ऑटोनॉमी को आपस में मिलाते हैं तो ये जो कवर्ड एरिया है इसको हम कहते हैं डिज़ायर। यानी यहाँ पे जब आपके सामने मकसद भी वाज़ेह हो और आपके पास अख्तियारात भी हों तो फिर आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, एक डिज़ायर पैदा होती है मज़ीद अच्छा परफॉर्म करने की या ज़िंदगी में बेहतरीन मुकाम को जो है वो अटेन करने की कोशिश की जाए। तो ये एक पैरामीटर जो आपके सामने मैंने दिए हुए हैं 3, यानी पर्पस, मास्टरी एंड ऑटोनॉमी, इसके जो मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में आपको नज़र आते हैं, वो हमने 4 बयान कर दिए हैं, यानी डिराइव, डिज़ायर, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो बेसिकली अच्छा काम होने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशनल होने के लिए इन 4 चीज़ों का होना नहायत ही ज़रूरी ख्याल किया जाता है। अब बेटा हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा स्लाइड डिस्कस की है उसमें ये चीज़ डिसाइड की कि हैप्पी एम्प्लॉइज़ आर मोर प्रोडक्टिव, यानी ऐसे मुलाजमीन, ऐसी आपकी वर्किंग टीम, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के जिनके जॉब पर रहते हुए ज़रूरियात को अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है तो वो फिर हैप्पी कहलाते हैं। और जब आप एक जॉब से, एक जगह से खुश होते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हैं, अच्छी स्किल का मुजाहरा करते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस का मुजाहरा करते हैं और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करते हुए मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखें हाउ माइट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सैलिएंट इंसेंटिव्स इन्फ्लुएंस, यानी कौन से ऐसे आपको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं चाहे डायरेक्ट नौयत के हों या इनडायरेक्ट नौयत के हो, इन्फ्लुएंस द लिंक बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, जो कि इस चीज़ का उभार होते हैं, जिस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर पाए जाने वाले वो तमाम अट्रैक्शन के पहलू और उससे जुड़ी हुई जो आपकी परफॉर्मेंस होती है तो उनके दरमियान एक लिंक तो पैदा होता है। यानी आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं तो जॉब पे रहते हुए आपको सैलरी के साथ ऐसे वो तमाम इंसेंटिव्स मुहैया कर रही है इंडस्ट्री या वो अदारा, तो फिर आप महसूस करते हैं कि जब ये अदारा हमें बेहतरीन सर्विसेज दे रहा है, सहूलियात दे रहा है, तो फिर हमको भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना चाहिए, अपनी स्किल्स को इस अदारे के लिए वक्फ करना चाहिए और वही नताइज उनको अख़ज़ करके देने चाहिए जो कि उनकी कमिटमेंट होती है या जिस मकसद के लिए आपको हायर किया गया होता है। तो ये जो एक कवर्ड में हमने ये देखे, ये एरो की डायरेक्शन है, ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो मस्टर्ड कलर का है ये नीचे की तरफ, और इनके दरमियान में ये जो पॉइंट है डिफ्रेंशिएशन पॉइंट, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और परफॉर्मेंस है। अगर आपकी मोटिवेशन जितनी ज़्यादा होगी आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा ठीक हो जाएगी, और अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाते तो आपकी परफॉर्मेंस भी है जो इस तरफ को कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन फैक्टर्स की बड़ी अहमियत होती है जब आप किसी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कभी भी इसको आप जो है वो साइड लाइन नहीं कर सकते। यानी इनडायरेक्टली सैलिएंट इंसेंटिव्स, यानी ऐसे आपको फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं जो कि इनडायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट वे में नहीं दी जा सकती। इसी तरह ये लोग फिर जो इस मतलब ट्रैक पे होते हैं, लाइकली इंक्रीज द मोटिवेशन परफॉर्मेंस लिंक, तो फिर क्या होता है वो अपनी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और रीफ्रेश सूरत में उनको परफॉर्मेंस लिंक देते हैं। तो इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये डायरेक्टली सैलिएंट फीचर, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनडायरेक्टली सैलिएंट इंसेंटिव जो होते हैं वो बेहतरी का बायस बनते हैं। गो के ये तमाम इदारे के मुलाजमीन जो हैं इसके हकदार नहीं होते, लेकिन जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज दी होती हैं उनको यह कोशिश होती है कि उनको ये इंसेंटिव ज़रूर दिए जाएं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड जॉब रीडिज़ाइन में हैप्पी एम्प्लॉइज़ आर मोर प्रोडक्टिव, चूँकि यह पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो मुलाजमीन अपनी जॉब से खुश होते हैं वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हैं,
अपनी स्किल्स को मुख्तस कर देते हैं, स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और गिवन टास्क या ड्यूटी जो उनको स्पुर्द होती है उसके मुताबिक काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉइज़ और मोर प्रोडक्टिविटी इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो एम्प्लॉई हैप्पी भी नहीं होगा, और इसी तरह अगर आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपका चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, तो उस सूरत में भी आपका नुकसान हो सकता है। मोटिवेटेड एंड द हैप्पी एम्प्लॉइज़ आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बॉटम लाइन, यानी जो बुनियादी चीज़ें जहाँ से कंपनी उठना शुरू करती है इनका ताल्लुक उनके साथ हो सकता है। एंड द डिफरेंस इन सिग्निफिकेंट, और जो फ़र्क आता जाता है जैसे जैसे, तो वो काबिल गौर होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ईच टाइम जब हम रिसर्च करेंगे किसी पहलू के ऊपर तो उससे इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। कंपनीज विद एंगेज एम्प्लॉइज़ हैव हायर रेवेन्यूज़, ऐसे एम्प्लॉइज जो कंपनी के साथ लंबे अरसे तक एंगेज रहते हैं, ज़ाती हैसियत से भी, जज्बाती हैसियत से भी, पॉलिटिकल एहसास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकनॉमिकली भी, देन दोज दैट डोंट टू द ट्यून ऑफ 2.5 to 3 times ग्रेटर, यानी ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इसकी जो कन्वर्जन की रेशियो होती है, यानी हैप्पी एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। और बुनियादी तौर पे ये चीज़ समझने के लिए है, स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने जहन में बैठा लें, जब आप मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, तो आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं या आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको अंदर भी निखार पैदा होता है, एक उनके अंदर हौसला पैदा होता है, तो वो उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज विद द एम्प्लॉई एंगेजमेंट, जैसे जैसे एम्प्लॉइज़ एक जॉब के साथ और जुड़ते चले जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। विद दोज कंपनीज बूस्टिंग एंगेज एम्प्लॉइज सीइंग ऑलमोस्ट 1/3 हायर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ऐसे लोग अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा देर तक अपने साथ इन टच रखते हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े टारगेट सेट किए होते हैं, यानी तकरीबन जो कंपनी के मेन स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। एम्प्लॉइंग मोस्ट 1/3 हाई प्रॉफिट, ठीक है। क्लियरली देयर इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से पता चल जाता है, और ये चीज़ें पहले वजाहत कर देती हैं कि जब आप सरमायाकारी करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक सफिशेंट परसेंटेज में रिटर्न का मिलना ज़रूरी है। दैट्स इनहेरेंट, जो कि पहले से ही तयशुदा होती है। इन कीपिंग एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाइड, ताकि इसको इस्तेमाल में ला के अपने एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है, जब कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो कंपनी के पास अमूमी तौर पे फाइनेंसेस सेल से ही अरेंज होते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल में करते हुए इसको अपनी बेहतरीन जो स्किल्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए अदारे की बेहतरी के लिए इसको मुख्तस करेंगे और एम्प्लॉइज़ को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बेहतरीन तरीक़ों से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ज़रा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स, ये उस वक़्त वकूअ पज़ीर होता है या डिलेमा, व्हेन वी एक्ट विदाउट एनी ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवार्ड, जब हम काम करें किसी भी ऐसे रिवार्ड को जहन से निकाल के कि जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। वी सिंपली एंजॉय एन एक्टिविटी, सिंपल ये है कि हम किसी भी काम को या किसी भी वर्किंग प्रोटोकॉल को पसंद करते हैं जो एक अदारे के अंदर वो एक्टिविटी जब वकूअ पज़ीर हो रही होती हैं या उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। सी इट एज़ एन अपॉर्चुनिटी, और हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ख्याल करते हैं टू एक्सप्लोर, कि जिसमें कोई नई चीज़ दरियाफ्त की जाती है, लर्न या किसी नई चीज़ को सीखा जाता है, एंड एक्चुअलाइज आर पोटेंशियल्स, और हम हकीकी मानों में ये देखते हैं कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन का सामना है और हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स, क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं, या हमारे स्किल्स की जो कंडीशन कैसी है कि हम इस तरह के सख्त किस्म के माहौल में या जो रिसेशन की कंडीशन होती है उसमें कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। द पावर ऑफ इंटरनल सेटिस्फेक्शन, यानी इंसान की अंदरूनी
जो सेटिस्फेक्शन होती है, यानी किसी कंडीशन से, किसी वर्किंग से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वर्किंग स्टाइल से या वहाँ से हासिल होने वाले फ़वाइद से आप किस हद तक जो है मुतमईन होते हैं। व्हेन यू परसू एन एक्टिविटी, जब आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर द प्योर एन्जॉयमेंट ऑफ इट, और उस पूरी एक्टिविटी को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। यू आर डूइंग सो, आप ऐसा कर रहे होते हैं बिकॉज यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, कि आपके अंदर एक जज्बा, एक लगन मौजूद होती है, या आप इंटरनली जो मुखलस होते हैं इस अदारे के साथ कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी है और उनको कोई आउटपुट ऐसी जो उनकी प्रोडक्टिविटी में या उनके प्रॉफिट में या उनकी वेल्थ में या उनके मार्केट शेयर में इजाफा करें, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। योर मोटिवेशंस फॉर एंगेजिंग इन द बिहेवियर अराइज, आपकी जो मोटिवेशन होती है किसी ख़ास माहौल के अंदर, किसी ख़ास वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बढ़ती है एंटायरली फ्रॉम विद इन रादर दैन आउट ऑफ आर डिज़ायर, यानी आप ख्वाहिशात के ताबे होकर भी बाज़ बात काम करते होते हैं। और सब एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सिर्फ अपने लिए ज़ाती हम मानों में ही नहीं सोचते, बल्कि बाज़ की कोशिश ये भी होती है कि जिस अदारे में वो काम कर रहे होते हैं वो बढ़े, फूले और प्रॉस्पर करे, यानी उसके अंदर माली खुशहाली भी आए। और ज़ाहिर सी बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जब इंटरनली फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर होती हैं तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉइज़ को भी मिलता होता है। टू गेन सम टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड, और बाज़ उसको फिर एक्सटर्नल रिवार्ड्स भी मिलते हैं, मसलन उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं, कुछ उनके इंसेंटिव्स रख दिए जाते हैं या उनकी प्रमोशन का फैक्टर सामने रखा जाता है। सच एज़ प्राइजेज़, इनामात होते हैं, पैसों का इनाम हो सकता है, एंड अक्लेम, यानी एक ऐसी चीज़ कि जिसके तहत उनके स्टेटस या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उनकी जो पोजीशन होती है, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके अंदर इजाफा हो सकता है, उनको बेटर पोजीशन ऑफ़र की जा सकती है। यहाँ पे हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की निशानदही करेंगे जो कि इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, यानी ऐसे फैक्टर्स जो बायस तवज्जो हैं, जो लाजमी तौर पे कंसिडर करने चाहिए, कि जिसको आप महसूस करें कि अगर इनको प्रैक्टिस किया जाए या यहाँ पे मौजूद हों तो अदारे के अंदर एम्प्लॉइज़ की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसको बढ़ाने में मावन व मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले है चैलेंज, यानी आपको किस किस्म के मसाइल का सामना है, किस तरह के चैलेंजेस हैं। पीपल्स आर मोर मोटिवेटेड व्हेन दे परसू गोल्स विद पर्सनल मीनिंग, यानी लोग किसी दायरे के साथ उस वक़्त ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट से काम करते हैं कि जब उनको नज़र आ रहा होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अदारे के लिए ही बेहतर नहीं है, बल्कि इनकी अटेनमेंट हमारे लिए यानी बीइंग एम्प्लॉई भी बेहतर हो सकती है, हमारी लर्निंग में इजाफा हो सकता है, हमारा जॉब पोर्टफोलियो जो है वो वसी हो सकता है। और जब पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करती है तो इंसान के एक्सपीरियंसेस में इजाफा होता है। व्हेन अटेनिंग द गोल इज़ पॉसिबल, और जिस वक्त वो गोल अटेन कर लेते हैं, और ये मुमकिनात में से है कि अदारे ज़्यादातर अपने टारगेट्स को अटेन करते हैं, बट नॉट नेसेसरली सर्टन, और लेकिन बाज़ बात ऐसे भी होता है कि आप प्लानिंग तो करते हैं लेकिन हासिल करते हुए ये यकीन कम ही होता है कि वो 100% पूरे हो जाएंगे। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, ऑलवेज़ डेफिशिएंसी, यानी प्रोविजंस हमेशा यहाँ मौजूद होती हैं और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा के लिए यहाँ हो सकती है। दीज गोल्स में आल्सो रिलेट टू देयर सेल्फ एस्टीम, और ये जो गोल्स हो सकते हैं उनकी अंदरूनी ख्वाहिशात के जिसके तहत इंसान अपनी ज़ात की पहचान चाहता है, उसकी इन तमाम चीज़ों की ख्वाहिशात की तकमील चाहता है जिसको आज तक वो पूरा ना कर सका हो। व्हेन परफॉर्मेंस फीडबैक इज़ अवेलेबल, और अमूमी तौर पे एम्प्लॉइज़ को इसका जवाब जो है वो फीडबैक यानी परफॉर्मेंस फीडबैक से मिलता है। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ज़ाहिर तौर पे बात उसका राइट भी है और ये एक्सपेक्ट भी करता है कि उसको इसके काम की प्रेज़ की जाए और उसको कुछ प्रमोट किया जाए, चाहे फाइनेंशियल सेंसेस में हो, चाहे आपकी जो स्ट्रक्चर जॉब स्ट्रक्चर के अंदर जो उसका जो ओहदा होता है उसको बढ़ा दिया जाए। क्यूरोसिटी,
इंटरनल मोटिवेशन इज़ इंक्रीज्ड व्हेन समथिंग इन द फिज़िकल एनवायरनमेंट ग्रैब्स द इंडिविजुअल अटेंशन। यानी उस वक्त आपकी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है कि जिस वक्त आप महसूस करते हैं कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है या इसको मज़ीद मोटिवेट कर सकती है कि वो बेहतरीन चीज़ों को परफॉर्म करे, बेहतरीन चीज़ों को सेलेक्ट करे, अपने ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, इसको डॉक्यूमेंट करे और अदारे की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें कर सकें। इट ऑल्सो अकर्स, ये उस वक़्त भी होता है व्हेन समथिंग अबाउट द एक्टिविटी स्टिमुलेट्स द पर्सन, यानी उन एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो ज़ाती हैसियत में आपके अंदर सोर्स बने कि आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें, उसको ज़्यादा सोचें समझें। इसको कॉग्निटिव क्यूरोसिटी कहते हैं। यानी ऐसे फैक्टर्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स उनकी वाज़ेह तौर पे आप पहचान कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। कंट्रोल नंबर 3, तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर है जो कि इंक्रीज़ का बायस बनता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए, वो है कंट्रोल। पीपल वांट कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स, लोग अपने ऊपर भी जो है वो कंट्रोल चाहते हैं। एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अंदर भी चाहते हैं, यानी कोई कोशिश होती है कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में हो ताकि वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। और अगर आपके हालात कंट्रोल में नहीं होते तो भी ज़ाहिर सी बात है कि जब ख़ुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ना पड़ता है तो फिर फ़ैसला आप नहीं करते बल्कि आने वाले हालात करते हैं। एंड वांट टू डिटरमिन व्हाट दे परसू, और ऐसे हालात में फिर आपको तयन करना होता है कि हमें अब क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे टारगेट्स अटेन हो जाएं। फोर्थ फैक्टर्स जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्रीज़ का बायस बन सकता है, इसको कहते हैं कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। अदारों के अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की फ़िज़ा होनी चाहिए, यानी तमाम लोग एक दूसरे के लिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट स्लैब्स पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट तरतीब दें कि जिसके अंदर लोग एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और आसानियाँ पैदा करने का ये भी मतलब होता है ना कि आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें। जब आप अच्छे से परफॉर्म करके आगे भेजेंगे तो उस शख्स को भी इसका सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरे से पिछले शख्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। फिर है लास्ट पॉइंट जो है रिकग्निशन। रिकग्निशन का लफ्ज़ी मतलब पहचान के हैं। पीपल एंजॉय हैविंग देयर अकम्पलिशमेंट रिकग्नाइज्ड बाय अदर्स, जो लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके जो रिज़ल्ट्स दिए होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी दी होती है, तो उसके मतलब इंसान की राय होती है कि दूसरे लोग उसको एडमायर करें, उस चीज़ को उसका ड्यू रिस्पेक्ट दें और ये सोचें कि इसको जो हमने ड्यूटी दी थी इसने बड़े अच्छे से इसको पूरा कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 5 चीज़ें मौजूद हों तो एम्प्लॉइज़ के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आइडियल सिचुएशन या आइडियल लेवल तक लाने के लिए इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कोई 1-2 पॉइंट और भी हो सकते हैं जो कि अगली स्लाइड में जाके हम देखेंगे। आइए स्टूडेंट पहले हम इसी को ही देखते हैं। ये पहले हमने चूँकि 5 चीज़ों को डिस्कस किया है, इसके अंदर 7 फैक्टर्स ऐसे हैं दैट प्रोमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इदारों के अंदर जो अंदरूनी तौर पे एक माहौल तरतीब ऐसा देना होता है कि जिसके अंदर लोग सीखें समझें। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं? तो सबसे पहले है चैलेंज, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्यूरोसिटी की बात भी हम पहले ही कर चुके हैं, कंट्रोल की बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे 4th फैक्टर जो है ये एक नया है, फैंटेसी, यानी इंसान की तमन्ना होती है, इंसान की ये शौक़ होता है कि उसके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी मौजूद हो कि जिससे उसको सीखने का मौका भी मिले, उसके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और जिसको बुनियाद बना के आप इन फ्यूचर अपनी प्रमोशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करें। तो ऐसी चीज़ों को फैंटेसी कहा जाता है। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन एक बड़ी हेल्थी चीज़ होती है कि जब अदारों के अंदर कंपटीशन होगा तो फिर लोग एक दूसरे की ज़िद में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उस सूरतों में बाज़ औक़ात जब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा होती हैं। फिर है कोऑपरेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इदारों का माहौल इस तरीके से तरतीब देना चाहिए कि वो एम्प्लॉइज़ या पर्सनल्स या प्रोफेशनल्स जो इदारे में मौजूद होते हैं
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है या उनको किसी के ताउन की ज़रूरत है तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप अपने फेलोज़ की मदद कर सकें। और आखिर यह रिकॉग्निशन, ये चीज़ भी पहले डिस्कस कर ली है। रिकॉग्निशन मीन कि जो आप काम करें उसको सराहा जाए। अगर आपने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है और आपकी उन एक्टिविटीज़ के अंदर एफिशिएंसी भी मौजूद है, इफ़ेक्टिवनेस भी मौजूद है, तो फिर ये आपका राइट बनता है कि आपके कहे हुए काम या आपके परफॉर्म की हुई एक्टिविटीज़ को अगर वो बेहतर से ख्याल करते हैं तो फिर उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको एडमायर किया जाए और बाकी लोगों के लिए इसको मिसाल बनाया जाए। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एक ऐसे आइडियल जॉब करैक्टरिस्टिक मॉडल की बात करते हैं कि जो हर हवाले से हम महसूस करते हैं कि वो आइडियल हो सकता है या परफेक्ट हो सकता है कि अगर हम इन चीज़ों के अंदर इन 3 बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। यानी जो एक आइडियल जॉब करैक्टरिस्टिक मॉडल होता है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कोर जॉब करैक्टरिस्टिक्स, जो मेन एक्टिविटीज़ उस अदारे की या उस ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं कि जिनको आपने परफॉर्म करना होता है, तो वो कौन सी हो सकती हैं। वो 5 हैं। बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे लोग कि जिन्होंने प्रैक्टिकली मैनेजमेंट की भी है और इनकी थीरीज़ या इनके मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को जिन्होंने प्रमोट किया है, जिन्होंने इसको डिवाइस किया है, वो मुत्तफ़िक हैं इन 5 चीज़ों पे। सबसे पहले है स्किल वैरायटी। आपके पास स्किल्स की वैरायटी होनी चाहिए, यानी एक काम को 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हो तो आपके पास मल्टी स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 2, टास्क आइडेंटिटी। आपको पता हो कि आपने क्या करना है, यानी जब आपको ये पता होगा कि जो एक्टिविटीज़ आपको असाइन की गई हैं उनके मुताबिक आप काम शुरू करेंगे तो फिर बेहतरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टास्क सिग्निफिकेंस, इस लेवल पे या इस करैक्टरिस्टिक के मुताबिक आपको टास्क की अहमियत का पता होना चाहिए। यानी जो एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑन गोइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उसकी बारीकी, उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर 4 है जो फैक्टर है वो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन कि आपको अख्तियारात दिए जाएं। अगर आप किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो आपको इतने अख्तियारात हों कि एमरजेंसी कंडीशन के अंदर या ऐसी अनसर्टन कंडीशन के जिसमें आपका हर मैनेजमेंट के साथ रब्ता ज़रा मुश्किल होता है, तो आप खुदकार तरीक़ों के तहत या बेहतरीन रैशनेल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो अख्तियारात उनको इस्तेमाल करें। लेकिन मेक श्योर दैट कि आपके वो अख्तियारात जो हैं वो अदारे की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। आपकी अपनी ज़ाती हैसियत में बेहतरी जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आती। और सबसे एंड वाला 5वां पॉइंट है वो जॉब फीडबैक है कि जहाँ पे आप जॉब परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से आपको रियलिस्टिक फीडबैक मिलना चाहिए। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एम्प्लॉइज़ ने काम अच्छा नहीं किया होता लेकिन फिर भी उनको जो बाकी उनके फेलोज़ हैं उसकी प्रेज़ करते हैं, चाहे उसके बाद में नुकसान ही उठाने पड़े। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है, अगर हम इसको वर्ड इस तरह हॉरिज़ॉन्टली देखें, क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स, यानी ऐसी कौन से नफ्सियाती पहलू हो सकते हैं और जिनके ऊपर तनकीद भी हो सकती है जो इंसान को नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। सबसे पहले फीलिंग दैट वर्क इज़ मीनिंगफुल। सबसे पहले इस चीज़ से, इस ग्रुप से रेलिवेंट हमने ये देखना है कि जो काम आपको दिया गया है वो वाकई आपके लिए अहमियत का हामिल है। इसी तरह ऑटोनॉमी का ताल्लुक जो हम इस तरफ इस ग्रुप के साथ जो बनाते हैं वो है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपके पास अख्तियारात हों तो फिर आपको ज़िम्मेदारी लेनी भी चाहिए। साइकोलॉजिकली इंसान जो है अपने स्टेटस या अपने वर्किंग पोजीशन से जो है वो बेहतर तौर पे आगाह होते हैं। उनको पता होता है कि इस कंपटीशन में आपने मुकाबला कैसे करना है फॉर द आउटकम्स ऑफ द वर्क, और जो काम के नतीजे में आपके सामने नताइज आते हैं तो इसको भी आप इग्नोर नहीं करते। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर है नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। आपको ये पता हो कि हम किसी चीज़ के मतलब एक्सपेक्टेडली क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके मतलब क्या सोच सकते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को कैसे पूरा किया जाएगा, लेकिन हक़ाइक़ का भी आपको पता होना चाहिए। और हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि अगर इस तरह के हालात हो तो उनको संभालना कैसे है। और यहीं से फिर एक चीज़ जो है वो थर्ड स्टेज यानी आउटकम यानी नताइज की तरफ निकलती है। तो ये जॉब मॉडल ये कहता है हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन,
कि अगर ये तमाम चीज़ें बेहतरीन होगी, यानी स्किल की वैरायटी भी मौजूद होगी और फिर आपका काम भी मीनिंगफुल होगा और आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा, तो फिर क्या वजह है कि आपके इंटरनल मोटिवेशन हाई ना हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपकी मोटिवेशन हाई होगी। इसी तरह हाई ग्रोथ सेटिस्फेक्शन, इसी तरह अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो आप अपनी ज़ात से, अपने पोजीशन से, अपने स्टेटस से, सोसाइटी के अंदर रोल से आप मुतमईन होते हैं। हाई जनरल जॉब सेटिस्फेक्शन, अमूमी तौर पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं, जब आप माली हैसियत में सुकून में आ जाते हैं तो फिर आप उस अदारे के साथ भी काम कर लेते हैं कि जो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं डालना चाहता। और आखिरी पॉइंट है हाई वर्क इफ़ेक्टिवनेस। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, यानी आइडियलिज़म की तरफ जा रही हैं और आइडियलिज़म से आइडियल प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रही हैं, तो फिर अच्छे नताइज तो आने ही हैं। और अगर हम सबको इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करें और एक समरी के तौर पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मसलन नॉलेज एंड स्किल्स। ज़ाहिर सी बात है कि आपकी स्किल के साथ जो आपका इल्म होता है, आपका नॉलेज होता है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और अदारों के अंदर ऐसे लोगों का रोल बड़ा पॉइंट आउट किया जाता है, उनको मिसाल बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग मोर देन एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जिनकी थिंकिंग होती है। डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, और यहाँ पे फिर इंसान सोचता भी है कि मेरे स्टेटस के अंदर, मेरे मुकाम के अंदर इजाफ़ा किया जाए। कॉन्टेक्स्ट सेटिस्फेक्शन, और जो मसला दरपेश होता है आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने जो फैसला किया था पढ़ने का कि जॉब करैक्टरिस्टिक मॉडल क्या है, तो जॉब करैक्टरिस्टिक मॉडल जो है बुनियादी तौर पे ये 3 चीज़ें हैं, यानी कोर जॉब करैक्टरिस्टिक्स, क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स और आउटकम, यानी इनके दरमियान एक रबत या इनके अंदर आने वाली मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने पढ़ना है आगे जाके भी इंशाअल्लाह। तो हमारा पहला सेगमेंट जो है वो मुकम्मल हुआ। हम अपने सेकंड सेगमेंट यानी जॉब रीडिज़ाइन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जॉब रीडिज़ाइन का जो बैकग्राउंड है पहले इसको समझना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे जब आप किसी इदारे को चलाते हैं, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो किसी जॉब का स्ट्रक्चर ऑलरेडी तय किया हुआ होता है, यानी टाइमिंग के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, बाकी लोगों से तावन किस हद तक तलब करना है, यानी ये चीज़ें तयशुदा होती हैं। और फिर भी आप अगर महसूस करते हैं कि आपको वो प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं हो रही, वो नताइज हासिल नहीं हो रहे जो कि एक्सपेक्टेड थे या स्टैंडर्ड के तहत मौजूद होने चाहिए, देन फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेसेस को जो है रिवाइज़ करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या वजह है कि जो हमने रिज़ल्ट या नताइज अखज़ किए थे, सेट किए थे, वो अटेन नहीं हो रहे। तो फिर आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर जॉब की जो ड्यूटीज़ हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं ताकि इस जॉब को या इस डेजिग्नेशन को अदारे की बेहतरी के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकते। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग यानी दोबारा से उसका स्ट्रक्चर तामीर करना। द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टास्क, जिसमें एक्टिविटीज़ के अंदर कमी बेशी भी हो सकती है, ड्यूटीज़ जो आपकी ज़िम्मेदारियां होती हैं उनको चेंज किया जा सकता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो ऐसी एक्टिविटीज़ को जो आपके लिए इस जॉब पर रहते हुए लाजमी है परफॉर्म करना, ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एनकरेजिंग। और जब आप ऐसा करते हैं, इस जॉब को मीनिंगफुल बनाते हैं, इसके वर्किंग प्रोटोकॉल्स को मज़ीद वाज़ेह करते हैं, तो ये फिर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट होती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग हो सकता है, यानी इंस्पिरेशन हो सकती है फॉर द एम्प्लॉइज़ आर वर्कर इज़ नोन एज जॉब रीडिज़ाइन। और अगर फिर भी आप महसूस करते हैं जॉब को रीडिज़ाइन करने से वो मकासद हासिल नहीं हो सके, तो आप इसी जॉब डिज़ाइन प्रोसेस को रीडिज़ाइन दोबारा कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, अनटिल के वो तमाम नताइज, वो तमाम चीज़ें कंपनी की फेवर में चली जाएँ। जॉब रीडिज़ाइन प्रोसेस जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है। वो क्या होती हैं? सबसे पहले रिवाइजिंग द जॉब कंटेंट। हमें बुनियादी तौर पर पहले देखने की ज़रूरत होती है कि जिन चीज़ों को हमने इस जॉब के लिए लाजमी करार दिया था, क्या उनका चुनाव बेहतर तरीके से किया गया था, क्या वो रियलिटी की बेस पे थे,
और बाकी उनके जो कंपेटिटर्स हैं क्या उन चीज़ों को बेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर वो चीज़ें थोड़ी सी भी रेलेवेंट हो तो उनको फिर वहाँ से एरेडिकेट कर दिया जाता है, नई चीज़ें इसमें शामिल करके तो इन ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 जी, एनालाइजिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जॉब से रेलेवेंट जो आपके पास मालूमात हैं वो क्या हैं। अब इसके अंदर जॉब की ड्यूटीज़ भी आ सकती हैं, आपके जो राइट्स हो सकते हैं, या आपकी फैसिलिटी जो आपको मिलनी है वो भी हो सकता है। आप कम्युनिकेशन सिस्टम को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस स्टेज के ऊपर जब जॉब रीडिज़ाइन करनी हो तो फिर आप जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसमें। Once the job analyst is analyzed through with the collecting and revising the job content, यानी जॉब के जो लवाजमात हैं उनको अगर तब्दील कर दिया जाए, एनालाइजिंग द डिस्क्रिपेंसीज, और ये तजिया किया जाए कि कमी बेशी क्यों रही है, इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इट इज़ डन टू डिटरमिन, और फिर ये किया जाता है मालूम करने के लिए द हिंड्रेंस, जो कमी रह गई हैं इन परफॉर्मिंग जॉब रिलेटेड टास्क, के जिन ऐसे टास्क के जिनको वैसे ही इंक्लूड नहीं करना था बल्कि जिनके ऊपर वर्किंग होना अदारों के अंदर लाजमी तस्वर की जाती है, एंड ड्यूटीज़, और वो तमाम चीज़ें पूरी की हैं। द इन्वेस्टिगेट वाई एन एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड आउटपुट। फिर हमें इस चीज़ पे भी तगोदो करने की, सोच विचार करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है कि जब हमने एम्प्लॉइज़ को सारी फैसिलिटीज़ दी, ड्यू रिस्पेक्ट दी, उसको मैशी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग किया, तो फिर क्या वजह है कि हमारे इदारे की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही। तो इस चीज़ को देखने की, समझने की ज़रूरत है। नंबर 3 पॉइंट, आल्टरिंग द जॉब एलिमेंट। तीसरी चीज़ जो जॉब रीडिज़ाइन में हो सकती है, आप समझते हैं कि किसी जॉब के एलिमेंट से आपका काम या आपके टास्क पूरे नहीं हो पा रहे, तो फिर आपके पास ये राइट होता है कि आप मशवरा दे सकते हैं कि इन चीज़ों को, जॉब एलिमेंट्स को जो लाजमी तौर पे एलिमेंट्स आपने शामिल किए हुए थे, इनको चेंज कर दिया जाए। नंबर 4, रीफॉर्मेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। यानी ये उस वक्त भी होता है, यानी एम्बिग्युइटी एम्प्लॉइज़ के जहन में उस वक्त भी पूरी होती है कि जब आपको सही तरह से आपके सामने जॉब को डिस्क्राइब ही ना किया गया हो कि एक ख़ास पोस्ट पे रहते हुए, एक ख़ास जगह पे काम करते हुए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। और इसी तरह स्पेसिफिकेशन, अगर कोई ख़ास टास्क होते हैं तो इनकी भी वजाहत होनी चाहिए। लेकिन आज की जो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि जहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है या जॉब की स्पेसिफिकेशन है वो वाज़ेह नहीं होती। लास्ट पॉइंट जो है आपके पास, री शफलिंग द जॉब रिलेटेड टास्क एंड ड्यूटीज़। आप क्या करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, जॉब से रेलिवेंट ड्यूटीज़ हो सकती हैं या आपके टास्क हो सकते हैं, उनको शफल किया जा सकता है, उनको मिला के तो इनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड जो आपकी चीज़ें या प्रोटोकॉल्स जॉब डिज़ाइन के अंदर शामिल है इसको नए में शामिल नहीं करना। ऑलमोस्ट 80 to 85% वही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ी सी जो इनोवेशन होती है उसके अंदर डाल के तो एक एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट बना लिया जाता है। तो हम समझते हैं कि पता नहीं जॉब रीडिज़ाइन प्रोसेस पहले कभी वकूफ़ पज़ीर ही नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स ये चीज़ जहन में रखें कि रीडिज़ाइन प्रोसेसेस की बारी उस वक्त आती है जब आप रियल टाइम में जो ऑलरेडी आपने टारगेट सेट किए हुए थे वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हों, आपको माली मुश्किलात में डाल दें, तो फिर आपके पास राइट है कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जॉब रीडिज़ाइन की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके साथ नहीं आते या पूरे नहीं हो पाते, तो फिर हमें अपनी जॉब को तब्दील करना पड़ता है ताकि इसको मोर प्रोडक्टिव, मोर मीनिंगफुल बना लिया जाए। जॉब रीडिज़ाइन अगर प्रोसेस की हम बात करें तो अमूमी तौर पे ये 5 स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है। यानी छोटे छोटे 5 मरहले को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो एक मुकम्मल प्रोसेस वजूद में आता है कि जिसको जॉब रीडिज़ाइन कहा जाता है। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, रिवाइजिंग द जॉब कंटेंट। हमें पुरानी जॉब के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या आपको कुछ प्रिविलेज या बेनिफिट्स देने थे, उसको आप क्या करें, रिवाइज करें, चेंज करके देखें। सारी सी बात है कि पुरानी स्ट्रेटजीज़ के साथ नई चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके नताइज वही रहेंगे जो ऑलरेडी रहे हैं। नंबर 2, एनालाइजिंग द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आपकी जॉब से रेलेवेंट या वो पोजीशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ़र की जा रही है, आप उसका तज्जिया करें कि आपके पास
उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की स्किल और इसकी जो परफॉर्मिंग क्राइटेरिया है उसका कुछ पता है या नहीं पता। नंबर 3, आल्टरिंग द जॉब एलिमेंट। क्या होता है आल्टरिंग? मीन चेंज करना, और जॉब एलिमेंट मीन कि जिन चीज़ों को आपने जाके परफॉर्म करना है उसके अंदर कुछ कमी बेशी करें, या तो कुछ चीज़ों को उसके अंदर शामिल कर दें या उसको अलहदा कर दिया जाए। नंबर 4 है रीफॉर्मेशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ पहले भी ऐसा कि हमने डिस्कस की है, 4th स्टेप है ये। क्या करते हैं, जॉब को दोबारा से बयान किया जाता है ताकि जो जॉब करने वाला है उस पर ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किन चीज़ों से बचना है, कंपनी की फेवर में कोई बात आपने करनी तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। रीशफलिंग द जॉब रिलेटेड टास्क एंड ड्यूटीज़। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाली कोई भी जो पहले से आपके कामयाब ऑपरेशंस होते हैं उनको भी लेके और नई जो आपके सजेशंस होते हैं उनको मिला के भी आप अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अमूमी तौर पे जॉब रीडिज़ाइन प्रोसेस के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्लाइड के अंदर दे दिए गए हैं। स्टूडेंट्स इनको तमाम को अच्छे से कंसिडर कर लीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ जॉब रीडिज़ाइनिंग। अब हम जब जॉब को रीडिज़ाइन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी के इसके ऊपर कास्ट भी आती है। जो कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं देते कि जिसकी वजह से इदारे को कोई बेनिफिट ना पहुंचता हो या उसको नुकसानात होते हों। तो अच्छी जॉब रीडिज़ाइनिंग के एडवांटेजेस का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होगा, एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी काम की जो क्वालिटी होती है इसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। ज़ाहिर सी बात है कि जॉब रीडिज़ाइन उस वक्त किया जाता है जब पहले वाले जो आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं या आपकी जो जॉब के आइकन्स हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर रहे हों, लेकिन अब उनके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, इंक्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर सी बात है कि जब जॉब को रीडिज़ाइन कर लिया जाता है और जॉब रीडिज़ाइन वक्त की ज़रूरत होती है कि जिसकी डिमांड आपकी मैनेजमेंट भी कर सकती है, आपके एम्प्लॉइज़ भी कर सकते हैं और इंडायरेक्ट सुपरविजन में जो लोग होते हैं वो भी इसको चेक कर सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज एम्प्लॉइज़ ऑन द जॉब प्रोडक्टिविटी, यानी जॉब का सिनेरियो, जॉब का माहौल इस किस्म का तरतीब दे दिया जाए कि वहाँ पे लोगों को चीज़ों को सीखने का मौका मिले और सीखने के बाद वो अपने काम को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि वो पोजीशन पहले लें और उनकी जो सीखने का अमल है कहीं बाद में जाकर शुरू हो। नंबर 4 है क्रिएट्स अ राइट पर्सन जॉब फिट, यानी हमें ऐसे लोगों को सामने रखना चाहिए कि जो लोग किसी जॉब की ज़रूरत हो सकते हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉइज़ होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं, वो अमूमी तौर पे अदारे को ऐसी ही जो सर्विसेज देते हैं कि आपको बंदों की पहचान करनी सिखाते हैं कि कौन सा बंदा अदारे के लिए मोर प्रोडक्टिव हो सकता है और कौन सा लेस। ब्रिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉइज़, यानी एम्प्लॉइज़ के अंदर ऐसी सोच पैदा करें, ऐसी थिंकिंग पैदा करें कि वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे बजाय इसके कि वो टाउंटिंग करें या एक दूसरे को चढ़ाएं। हाउ टू मेक वर्क मीनिंगफुल फॉर द एम्प्लॉय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि हम अपने काम को किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए किन किन फैक्टर्स को जॉब के अंदर शामिल करके अपने काम को बेहतरीन बना सकते हैं और लोगों को अपने काम की लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पे जो इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करने वाले पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये फैक्टर्स या ये प्रोटोकॉल्स हर सोसाइटी हर जगह के लिए ही मीनिंगफुल हो सकते हैं। गो के ये चार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉइज़ का लिया गया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इन चीज़ों को अगर हम किसी जॉब में शामिल करें तो आप अपने काम को या उस एक्टिविटी को या उस परफॉर्मेंस शेड्यूल को बेहतर बना सकते हैं। तो वो फिर एम्प्लॉइज़ के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन या सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। सबसे पहले क्या है जी, राइट फिट फॉर द जॉब एंड कंपनी, यानी राइट फिट का मतलब है कि ऐसे तमाम बेहतर लोग तलाश किए जाएं, सेलेक्ट किए जाएं जो राइट जॉब के लिए राइट पीपल एट राइट टाइम चॉइस होनी चाहिए। तो फिर ये होगा कि जो सही लोग काम करेंगे आके तो जॉब के जो पैरामीटर्स हैं उनको बेहतर बनाएंगे। नंबर 2, एम्पावरमेंट, लोगों को अख्तियारात दें। एम्प्लॉइज़ को जब जॉब पे रहते हुए अख्तियारात मिलते हैं
तो क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए, अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जब अख्तियारात को इस्तेमाल करेगा तो ज़ाहिर सी बात है ऑन टाइम डिसीजन जो होते हैं वो कंपनीज़ को बेनिफिट ही देते होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं और उसको मोर जो है एडवांटेजियस बनाते हैं, मोर वर्केबल बनाते हैं। नंबर 3, एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है तो फिर उनकी जो प्रेज़ है उनकी एक्टिविटीज़ की, उनकी अच्छी जॉब परफॉर्म करने की होनी चाहिए और उनको एप्रिसिएट करना चाहिए। नंबर 4, मीनिंगफुल वर्क। लोगों को उसी काम पे लगाएं कि जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट होता है या जिस काम का वो माजी का एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर यही चीज़ देखते हुए लोगों को काम दिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि इस एक्सपीरियंस होने की वजह से वो जो वर्कर्स होते हैं उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वेस्टेज कम से कम होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और कंपनीज अपने गोल्स को अच्छे से जो है वो अटेन करते हैं। नंबर 5, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। यानी ऑन द जॉब यानी वर्क प्लेस पे जो जस्टिस होता है एम्प्लॉइज़ के दरमियान में, काम के हवाले से भी, प्रेज़ के हवाले से भी, जब वो अपने रिज़ल्ट्स अटेन कर लेते हैं तो उनको रिवार्ड जो दिया जाता है उसके मामले में भी, यानी हर मामले में फेयरनेस नज़र आनी चाहिए और किसी भी किस्म का लोगों के अंदर इस चीज़ की बैड थिंकिंग पैदा ना हो कि वहाँ पे तासब से काम लिया जाता है। कुछ लोगों को जो कि मैनेजमेंट के नज़दीक होती हैं या किसी भी तरीके से उनके साथ रिलेशन होता है तो उनसे काम कम लिए जाते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस होता है इसको कम से कम होना चाहिए। तो अदारे जो हैं एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक दूसरे को एडमायर करें, जो अच्छा काम करता हो उसको उसका रिवार्ड मिले और जो काम अच्छा ना करता हो तो फिर उसको पनिश करने में या उसको वार्निंग नोटिस इशू करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और लास्ट पॉइंट होता है पॉजिटिव वर्क प्लेस, यानी ऐसा वर्क प्लेस बनाएं जगह जहाँ पे आपने काम करना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के मुताबिक। जो एक जगह वर्क एट साइट का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, चाहे वो फैसिलिटी लेआउट का हो, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ का हो, वर्किंग आवर्स का हो, वर्किंग प्रोटोकॉल्स का हो, आपकी स्किल्स का हो, स्किल और इसी तरह आपकी लर्निंग लेवल का हो या आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी का हो। तो ऐसी इदारे जो अमूमी तौर पे अपने वर्क प्लेस को बड़ा बेहतर बनाते हैं और वर्क प्लेस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं फिर वो अच्छे माहौल में रह के बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने 6 चीज़ें जो हैं बयान की हैं कि ये 6 चीज़ें अगर किसी जॉब के अंदर हम ऐड कर देते हैं तो फिर उस वजह से उस जॉब को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। वो 6 चीज़ें क्या हैं? राइट फिट फॉर द जॉब एंड कंपनी। नंबर 2, एम्पावरमेंट, लोगों को अख्तियारात दें। नंबर 3, एप्रिसिएट, जो बेहतर काम करें उनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए और उनको तरक्की मिलनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल सेंसेस में हो चाहे नॉन फाइनेंशियल सेंसेस में। मीनिंगफुल वर्क, लोगों को वो काम देगा जिसका उनको शौक़ है या जिनका एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर सी बात है इंसान उस चीज़ के साथ है वो जिसको लाइक करता है। फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों के काम की प्रेज़ होनी चाहिए और उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आखिर पे है पॉजिटिव वर्क प्लेस, एक ऐसा जेस्चर जो अदारे की बेहतरी के मतलब मिलता हो, ऐसी वर्किंग जो कंपनी की लाइफ में, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी में, रिजल्ट अटेनमेंट में, गोल अटेनमेंट में, मार्केट शेयर में इजाफा करने का बायस बने। तो ये लाजमी तस्वर की जाती हैं। की कंसिडरेबल फैक्टर इसके लिए कौन कौन से हो सकते हैं? यानी जब आप किसी काम को, किसी एक्टिविटी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ के ऊपर 3 एंगल से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले, उनकी पर्सनल फुलफिलमेंट किन किन चीज़ों की हो सकती है या जो उनकी ज़रूरत होती है, उनकी डिमांड हो सकती है कि इन चीज़ों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाए। सबसे पहले है फुलफिल दी प्रोफेशनल ड्रीम्स। हर एम्प्लॉई ये चाहता है कि उसको जॉब पे रहते हुए ये मौके मिलें कि वो अपने जो प्रोफेशनल ड्रीम्स होते हैं, जो उसने ज़िंदगी में टारगेट सेट किए हुए होते हैं, उसको अटेन करने में इदारा उनकी मदद करे। नंबर 2, सेलिब्रेट पर्सनल टैलेंट। तो जो लोगों के अंदर ज़ाती स्किल्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं लेकिन वो वक्त पे उस माहौल में और उस कल्चर को मद्देनज़र रखते वाज़ेह होती हैं,
उनको एडमायर करना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। प्रोवाइड आ सोशल स्पेस, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो महदूद जो एक मुकाम, मखसूस मुकाम है वो मिलना चाहिए, और जो कि वर्किंग करने में फेवरेबल हो या उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर पोजीशन दिलवाने में इसकी मदद कर सके। इसी तरह फिर एक जो है फुलफिलमेंट ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अदारे के इत्मीनान के लिए भी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अदारे वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल, चाहे वो एक्सपीरियंसड हो या नॉन एक्सपीरियंस हो, चाहे फ्रेशर्स हों, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो जिन्होंने सीखा है, जितना सीखा है उसको परफॉर्म करें। तो ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिलमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? रिकग्नाइज द एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ की पहचान का एक निज़ाम होना चाहिए। जैसे अमूमी तौर पे एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट के हवाले से कोड इशू कर दिए जाते हैं और आइडेंटिटी कार्ड दे दिए जाते हैं। स्टिक टू योर वैल्यूज़, इसको मिलाएं अपनी वैल्यूज़ के साथ, यानी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल भी वही तरतीब देने की कोशिश करें जो कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि इंसान का एक ख़ास स्टेटस होना चाहिए। और तीसरा है प्रोमोट मेंटोरशिप, यानी इदारों के अंदर एक निज़ाम के जिसके तहत कुछ लोगों को निगरान मुकर्रर किया जाए, ट्रेनर मुकर्रर किया जाए जो कि दूसरे लोगों को चेक करें और जहाँ जहाँ पे जिस जिस टाइम पे उनको ज़रूरत हो तो उनको मोटिवेशन दें। और आखिरी पॉइंट है फुलफिलमेंट इन द कम्युनिटी, जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे लोगों पे मुश्तमिल काम शुरू कर देती हैं, उनकी एक्टिविटी के डायरेक्शन सही होती है, उसकी इंटेंसिटी सही होती है, तो फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस कम्युनिटी को फ़ायदा भी मिलता है। तो इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जॉब को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके मावन और मददगार हो सकते हैं? एनकरेज वॉलंटियरिंग, यानी जो लोग रज़ा कराना तौर पे भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़ाहरी तौर पे बात है ऐसे लोग कंपनी की नज़र में ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपना कोई पैकेज रिक्वायर नहीं कर रहे होते, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए ही चीज़ों को अटेन करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अच्छी अलामत होती है। और आखिरी है बी आ सोशली रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, आप सोशली रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बने, कभी भी कंपनी के मतलब, अदारे के मतलब, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब फ़ेक इन्फॉर्मेशन न फैलाएं या ऐसी इन्फॉर्मेशन के जिससे कंपनी की साख को नुकसान पहुंचता हो। तो सोसाइटी के अंदर यानी वर्किंग या बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर आपके रिलेशन जो है बाकी लोगों से बेहतरीन होने चाहिए, और अगर वो रिलेशन बेहतरीन होते हैं तो अदारे की वर्किंग कैपेबिलिटी जो होती है उसमें भी इजाफा होता है और कंपनी की जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं उनको अटेन करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।